होंगे। पुराना रिकॉर्ड। उम्मीद है कि आप सब मजे में होंगे और पिछले हफ्ते जो आपको कार्य दिए गए थे वो कार्य आप लोगों ने अच्छे तरीके से किए हैं। पर कहीं ना कहीं आप लोग कार्य करने में क्यों पीछे रहते वो मुझे पता नहीं। बहुत कम लोगों ने नियत कार्य किए हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने बहाने बनाए कि मेरे वहां मेहमान आ गए या यहाँ पे तूफान आ गया या लाइट नहीं थी या मुझे बाहर का काम था। ये बहुत बहुत सारे अलग अलग बहाने हम निकाल लेते हैं। पर इन बहानों से क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस ही रह जाती है। और ये चीज ऐसी है कि प्रैक्टिस के बगैर आप इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। तो जब आप अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं और वो लोग होमवर्क नहीं करते और कुछ लोग करते हैं, तो उनकी रिजल्ट में आपको फर्क दिखेगा। ठीक है। आपके क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों में से कोई 5 ही बच्चे ऐसे होंगे जो 1 से 5 में आएंगे। सारे के सारे 1 से 5 में तो नहीं आ रहे ना। तो 1 से 5 में जो लोग आएंगे वो लोग को भी आप उतना ही पढ़ाते हैं जितना बाकी के 45 बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। तो आप अपने सारे स्टूडेंट को एक ही जैसा पढ़ाते हैं, फिर भी पहले नंबर पे आने वाला सिर्फ एक ही लड़का या लड़की होती है या स्टूडेंट होता है। ठीक है। वैसा ही हमारे साथ भी होता है। हम यहाँ पे 50 लोगों को एक साथ पढ़ाते हैं, उसमें से 4 या 5 लोग जो है वो शिद्दत से अपना जो भी नियत कार्य उनको दिया गया होता है उनको करते हैं। बाकी लोग कोई ना कोई बहाने से नहीं करते। तो आप रिजल्ट देखना, जब वो लोग बोलते हैं तब आप लोग सुनते हैं। ठीक है। और जब वो लोग बोलते हैं ना तो उसमें दिखता है कि ये लोग सीख के आए हुए हैं। और आप कितना भी सीख लो, अगर नियत कार्य नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो दिखेगा ही नहीं। और जब नहीं दिखेगा तब आपको लगेगा कि ये सारी मेहनत पानी में गई। पर मेहनत आपने की ही नहीं। आप हफ्ते में सिर्फ एक बार 1.5 घंटा ये जो सेशन अटेंड करते हैं उससे आपको महारत हासिल नहीं होगा। एवरी डे आप इसके पीछे आधा घंटा 1 घंटा निकालोगे, तब आपको इसमें महारत हासिल होगा। तब आप एक अच्छे वक्ता बन पाओ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 बार से हम इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे थे, यानी प्रभावशाली वक्तृत्व। आज हम एंकरिंग सीखने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं एंकरिंग से। ठीक है। तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो लोग कभी ना कभी जिन्होंने एंकरिंग की है? जितने लोगों ने एंकरिंग की है अभी तक उन लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। हाँ, सर आशा मैंने जी ने की। हाथ ऊपर किया। यस आशा जी, सादर आमंत्रित है आप बताइए कौन सा प्रोग्राम था और एंकरिंग में आपने क्या किया था जिससे बाकी सब लोग उससे जान पाए। जी सर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ओके। उसमें एंकरिंग की थी मैंने। ठीक है, क्या किया था उसमें आपने? सर एंकरिंग में सबसे क्या क्या पहले किया था? सर सबसे पहले तो झंडारोहण, ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया। वेरी उसके गुड। बाद दीप दीप प्रज्वलित। उसके बाद जो अतिथि आए हुए थे उनका सम्मान। उसके बाद सरस्वती वंदना। उसके बाद फिर जो स्कूल के कार्यक्रम बच्चों ने किए थे उनको बुलाया गया। उसी बीच में जो अतिथि आए हुए थे उन्हें भी मंच पर बुलाया गया कि वो अपनी प्रस्तुति विचार प्रकट करें, बच्चों को सराहना दें। और अंत में प्रधानाचार्य जी को आभार व्यक्त करने के लिए बुलाया गया सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने एजेंडा पूरा बनाया हुआ था और एजेंडा के मुताबिक आप काम करते हैं। ठीक है। जी सर, और जी कुछ सर। आपने अपनी तरफ से डाला था इसमें? हाँ सर, जैसे कोई प्रोग्राम लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसमें पहेली वगैरह बीच में डाल दी थी कि जिससे ये देखने वालों को ये ना लगे कि प्रोग्राम थोड़ा गड़बड़ आ गया है।
तो वेरी उसमें गुड, बीच इसे बीच में पिलर्स कहते हैं। पहेलियां वहे। जी हाँ, सर। पिलर्स कहते हैं। सभी एंकर का ये काम होता है कि अगर हमारे एजेंडा के मुताबिक काम हो रहा है, उसमें किसी ना किसी कारण की वजह से कुछ देर हो रही है, तो बीच में आप पहेली डाल सकते हैं, कोई कहानी डाल सकते हैं, कोई ऑडियंस को क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ जी ऐसा सर। आपका अनुभव हो वो आप शेयर कर सकते हैं। कुछ ना कुछ करके ऑडियंस को आपको एंगेज रख। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और किसी ने? आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू किसी ने मैंने सर। एंकर किया हो? वेरी गुड, प्रज्ञा जी। नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या किया था आपने? मैंने जो स्कूल में रिपब्लिक डे मतलब जो भी प्रोग्राम होते हैं उसकी सभी की एंकरिंग की है और एनुअल फंक्शन की भी की है। गुड। तो उसमें पहले से एजेंडा बना के रखते हैं कि कब किस चीज की क्या जरूरत पड़ जाए। जैसे पब्लिक बोर हो रही है तो उनके लिए टंग ट्विस्टर वगैरह पहेलियां भी साथ में रखी थी ताकि उनका भी मन बना रहे। और बहुत से प्रोग्राम में सर मैंने एंकरिंग की है। वेरी गुड। तो जब आप जो भी ऑडियंस है उसको एंगेज करने के लिए आपने टंग ट्विस्टर डाला, कोई पहेली जी डाली, ठीक है, कहानी डाली, और जी सर। कुछ आपने किया, कोई यूनिक आइडिया? सर ऐसा होता है कि मतलब जब एनुअल फंक्शन होता है हमारे यहाँ पे तो एक अलग अलग कार्यक्रम न रख के एक पूरी एक थीम रहती है। जैसे पिछले बार भारत थी तो पूरा भारत का बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्टिंग हुई तो 2024 तक चंद्रयान तक क्या क्या हुआ। तो सारी उससे रिलेटेड पहेलियां भी थी, कहानी भी थी, वो पूरा उसको करते थे, कनेक्ट एक दूसरे से किया गया था। यही सब सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू सर। प्रज्ञा जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से एंकरिंग किया हुआ है। और किसी ने? जी सर, मैंने की है। भारती जी ने, वेरी गुड। बोलिए भारती जी, क्या किया था? सर मैंने मतलब यही स्टार्टिंग जो सब होती है, पहले दीप प्रज्वलन से, फिर अतिथियों के स्वागत से, स्वागत गीत, सरस्वती वंदना जी शब्द कराए। उसके बाद मैंने बीच बीच में थोड़ी सी शायरी भी रखी, जिससे मतलब ऑडियंस को कभी हंसाने, हंसी मजाक वाली या कभी तालियों वाली। और मतलब बाकी हमारे यहाँ पे जो थीम थी उसके हिसाब से ही बीच बीच में मैंने मतलब बोला भी और कुछ मतलब बताया कि अगर ये जैसे हमारे यहाँ वो थी ना कौन कौन सी परेशानियां चल रही हैं। तो जैसे बेटियों के बारे में थी, तो पहले मैंने उन्हें समझाया कि हम किस तरीके से बेटियों को बचा सकते हैं, या कुछ ऐसे ही बीच बीच में मैंने भी बोला काफी कुछ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई जिन्होंने एंकरिंग किया हो? जी सर, मैंने भी की है। सरोज जी, जी अगर सर। आमंत्रित है आप, सरोज जी बताइए। जी सर, हमने गुरु पूर्णिमा और शिक्षक दिवस के अवसर पर एंकरिंग की है। वेरी गुड। उसमें उसमें ज्यादा पब्लिक तो नहीं रहती, स्कूल स्कूल का स्टाफ रहता है और बच्चे रहते हैं, और जो बाहर से गेस्ट आते हैं थोड़े बहुत तो उनको होस्ट करना, दीप प्रज्वलन कराना और उनको स्टेज पर बुलाना, बच्चों को भी बुलाना, और बीच बीच में उनको अपने तरफ से भी कुछ ऐसी बातें बताना जो उन्हें ज्ञानवर्धक लगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी ने किया है? चलिए, तो आज हम एंकरिंग सीखेंगे, उसके बाद आप सब लोग एंकरिंग करेंगे। एंकरिंग आपको, आपने देखा तो है ना, सब लोगों ने एंकरिंग, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे अब क्वेश्चन है कि आपने जब एंकरिंग करते हुए किसी को देखा, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी आपको क्या लगता है? सबसे आपको जो प्रभावित करे वो एंकरिंग में, एंकर का कौन सी चीज ऐसी होती है जो आपको प्रभावित करती है या आपको मजा आता है? कौन बताएगा? सर, सुनने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करना। आशा जी, आपको तो सब पता है, मैंने बोला कि जो लोग नहीं बोले ना वही लोग जवाब दें। ओके सर। सर जो उनका बोलने का तरीका है आई थिंक वो करता होगा सब, वो ही चीज प्रभावित करती है। हाँ, करता होगा नहीं, आपने देखा है वही बोल। हाँ हाँ देखा है। हाँ, तो उनके बोलने का तरीका, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस। ओके, चलो एक हुआ। और
सर सबसे ज्यादा हम लोगों की शायरी वगैरह और पब्लिक को कैसे एंगेज रखते हैं ये समझ में थोड़ा अच्छे से आता है, वो भी थोड़ा अच्छा लगता है एंगेज रखना, जैसे कि पब्लिक यहाँ वहाँ ना देखे, सभी वहाँ एंगेज होके उनके उन्हीं को सुने उन्हीं को देखें। ओके, अभिषेक जी बता रहे कि पब्लिक को एंगेज रखने का जो उनका स्टाइल है वो उनको बहुत पसंद है। और कोई? सर बॉडी लैंग्वेज भी काम करती है इस वजह से। यार बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी है। और हमारे ड्रेसिंग वहाँ सेंस, क्या होता है? हाँ जी राधा जी बोलिए। ड्रेसिंग सेंस और हेयर स्टाइल। ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल बहुत जरूरी है यार। जी सर। सर जो एक एंकरिंग करने वाले की जो टीचर लाइन होती है उनमें जो कॉन्फिडेंस रहता है और खड़े होने का तरीका, सबको अपनी तरफ देखने का कि कोई ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सबसे मेन चीज ये रहती है। हम्म, ऐसे शब्द यूज करो कि कोई उसके लिए ध्यान से सुने और अपनी तरफ आकर्षित करे कि आप अच्छा बोल रही हो कि नहीं बोल रही, ये अच्छा लगता है हमारे लिए। सब वेरी ताली गुड, बजाते हैं जब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों को तो सब पता है, वेरी गुड, नाइस। और कोई बताना चाहेगा? एंकरिंग के दो मुख्य प्रकार हैं। एक तो होता है एमओसी। एमओसी किसको बोलते हैं? एमओसी का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सेरेमनी। ठीक है। एमओसी एंकरिंग जो होता है वो कैसे होता है, तो वो इस तरीके से होता है कि ऑडियंस आपको देख नहीं सकती, या सिर्फ देखती है तो आप कुर्सी पे ही बैठे, साइड में दो कुर्सियां, एक टेबल रखा हुआ होता है, वहां पे आप बैठ जाइए, सारी फाइल्स वगैरह पूरा एजेंडा लेके, और माइक आपको थमा दिया जाता है। वहां से बैठ के आपको पूरे कार्यक्रम का संचालन करना है, उसे बोलते हैं एमओसी। ठीक है। और दूसरा होता है स्टेज होस्ट। जो स्टेज के ऊपर होता है, तो स्टेज के ऊपर जो होता है उसका पूरा ग्रूमिंग होना चाहिए। उसका खड़े रहने का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल, माइक पकड़ने का स्टाइल, ये सब कुछ बहुत ही मायने रखता है। ठीक है। तो हमें दोनों एंकरिंग सीखना है। जो बैठ के एंकरिंग करना है वो इजीएस्ट है। उसके अंदर आपने अच्छे कपड़े तो पहनने ही है, क्योंकि आपको पीछे से कोई देखेगा, आगे से देखेगा, साइड से देखेगा, तो भी आपको देखने तो वाला तो है ही। हाँ, आपको स्टेज पे चलना नहीं है, आपको पब्लिक के साथ आई कांटेक्ट करने की वहां पे जरूरत नहीं है, और आपको सब कुछ इतना कॉन्फिडेंस में आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ होता है, आपके सामने ही होता है, वो आपको पढ़ के सिर्फ बोलना होता है। वो एमओसी में होता है। तो एमओसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सबसे पहले क्या है? जब आपको कोई एंकरिंग के लिए बुलाए, तब आपको सबसे पहले क्या उससे क्या मांगना है? मान लीजिए आपको किसी एक समाज ने, अपने समाज का कोई एनुअल फंक्शन है उसमें बुलाया। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या मांगेंगे उनसे? कौन बताएगा? जो लोग एंकरिंग कर चुके हैं उनको ज्यादा पता होगा। सबसे पहले आपको क्या मांगना है उनसे? सर भारती जी बोलिए। सबसे पहले तो हम उनसे विषय मांगेंगे कि हमें किस विषय के बारे में करनी है। इसके बारे में? विषय के बारे में सर, मतलब हमें पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में हमें करनी है। वेरी गुड, जोरदार तालियां भारती जी के लिए। सबसे पहले हम उनसे एजेंडा मांगेंगे पूरा। ये एजेंडा बताइए, कौन कौन मेहमान आने वाला है, कौन सा विषय है, किस विषय के बारे में ये प्रोग्राम है, ऑडियंस कितनी होगी, ऑडियंस कैसी होगी, नो योर ऑडियंस। हाँ, ये ऑडियंस में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वकील है, डॉक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं, तो वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास पूरा एजेंडा होना चाहिए। उस एजेंडा के मुताबिक हम पूरा एजेंडा बनाएंगे। उससे पहले आखिर में बीच में शायरी डालनी है, बीच में कहानी डालनी है, बीच में कोई सुविचार डालना है। ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई होती है, और फिर उसके बाद आप एंकरिंग करते हैं। ओके। एमओसी में हमेशा क्या होता है, एक से ज्यादा एंकर होते हैं। एक जेंट्स होता है, एक लेडीज होती है।
कुछ जगह पे दोनों लेडीज होती है, कुछ जगह पे एक जेंट्स एक लेडीज होते हैं। तो आपको पहले से ही जान लेना है कि हम लोग दो है या एक है। आप एक है तो किस तरीके से आपको एंकरिंग करनी है, दो है तो आपको एंकरिंग को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है, जिससे लोगों को लगे कि ये लोग दोनों आपस में बात कर रहे हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। एंकर जो होता है ना, वो स्टेज के जो भी कलाकार है या स्टेज के ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो और ऑडियंस, उन दोनों के बीच में कड़ी होता है। उन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन होता है? एंकर। अगर एंकर थोड़ी सी भी भूल करेगा तो पूरा प्रोग्राम लोगों के समझ में नहीं आएगा। ठीक है, किस तरीके से प्रोग्राम को आगे लेके जाना है, वो पूरा एजेंडा एंकर के दिमाग में होता है और फिर वो आगे बढ़ता है। चलिए उसे विस्तार से जानते हैं। मंच संचालन क्या होता है, दिख रहा है आपको ये सब? चलिए। सबसे पहले जब आप एजेंडा बनाते हैं ना, तो एजेंडा का स्टाइल कुछ इस तरीके से होता है। मंच संचालन में सबसे पहले एजेंडा जब होता है तो मुख्य अतिथि का स्वागत, सबसे पहले मुख्य अतिथि का स्वागत होता है। उसके बाद ईश्वर वंदना, उसके बाद दीप प्रज्वलन, ये सारी चीजें सबसे पहले होती है। दीप दीप प्रज्वलन के बाद ही जो भी एजेंडा आपको दिया गया है उस एजेंडा के मुताबिक आप काम करेंगे। ठीक है, जरूरी क्या है? बातचीत का कौशल। क्यों? क्योंकि जो एक अच्छा वक्ता है वही एक अच्छा एंकर बन सकता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी हमें प्रोग्राम दिया गया है ना, जो एजेंडा दिया गया है उस एजेंडा के मुताबिक काम नहीं होता। क्योंकि अगर किसी मुख्य अतिथि का स्वागत करने वाला जो बंदा है जिसका नाम आपको दिया हुआ है वो नहीं आए हैं, तो क्या करेंगे? आपको दूसरा नाम तुरंत मैनेजमेंट से लेना होगा। ठीक है, फिर मुख्य मेहमान है, उनके आने में ही देरी हो गई है, लोग आ गए हैं, आपने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, तो आपके अंदर बातचीत का कौशल होना चाहिए। जिस तरीके से हमने पहले बात की कि बीच में हमने कोई पहेली पूछ ली, कोई कहानी बोल दी, कोई सुविचार बोल दिया, कोई टंग ट्विस्टर दे दिया, कोई छोटे छोटे क्वेश्चन ऑडियंस के लिए हम लेके आए हैं, उस क्वेश्चन को हमने पूछा। ठीक है, अगर हमारे पास एक से बढ़कर दो एंकर है तो दोनों एंकर अंदर अंदर बातचीत कर रहे हैं माइक में, जिससे लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, लोग सुनना चाहते हैं इस प्रोग्राम किस तरीके का है, प्रोग्राम से रिलेटेड बातचीत हो रही है। तो बातचीत का कौशल अगर होगा तो आप ऑडियंस को अपने ओर खींच सकते हैं, ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। वरना क्या होगा? ऑडियंस अगर आपसे एक बार छूट गई ना तो वो वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑडियंस अगर मोबाइल में घुस गई या पास में कोई उनका दोस्त बैठा है, कोई जानकार बैठा है, तो उनसे बात करना अगर स्टार्ट कर दिया तो बाकी सब लोग भी डिस्टर्ब होंगे, आप भी डिस्टर्ब। मैंने जैसे बोला कि ऑडियंस और स्टेज आर्टिस्ट इन दोनों के बीच में की कड़ी कौन है? तो वो है एंकर। तो आर्टिस्ट के बारे में आपको यूनिक परिचय देता है। अब जो आ रहे हैं वो सो एंड सो नाम उनका बोल दिया और वो आ रहे हैं, ये करेंगे, ये नहीं करना है हमें। ये एकदम क्या है, उसको क्या बोलते हैं कि एकदम निम्न कक्षा का एंकरिंग हो रहा हो। वहां पे अगर छोटे बच्चे हैं और हमने करने के लिए कर लिया है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, चलो कर लेते हैं, अब आएंगे ये और अपनी ये कला दिखाएंगे, इस तरीके से एंकरिंग हमें नहीं करना। हमें आर्टिस्ट के बारे में यूनिक परिचय देना है, जो आर्टिस्ट से हमें पहले ही ले लेना है। ठीक है, तो आर्टिस्ट से जब हम कोई भी उनका परिचय लेते हैं तो उसको यूनिक तरीके से किस तरीके से दिया जाए, वो जो कौशल है वो हमें होना है। हमें एक बहुत अच्छा उनका परिचय तैयार करना है और लोगों की तरफ तरफ इस तरीके से रखना है कि ऑडियंस सोचने लगे कि ये जो आर्टिस्ट आ रहा है ये इतना अच्छा कार्य कर रहा है, इसके बारे में इतने अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। तो वो लोग पूरा ध्यान उनके प्रोग्राम में रखते हैं और ऑडियंस जो है वो कनेक्ट रहती है आर्टिस्ट के साथ। तभी आर्टिस्ट को भी मजा आता है, ऑडियंस को भी मजा आता है, और दोनों को जब मजा आता है तो बीच की कड़ी जो एंकर है वो तो फूला नहीं सकता। ठीक है,
आपके पास मुक्तक, शायरी, कहानी ये सब तैयार होना चाहिए, कम से कम 10-15 मुक्तक, 10-15 शायरी और 10-15 ऐसी कहानी जो आप कभी भी अगर बोलना चाहे तो आपकी मुंह जबानी आपको याद है, उस वक्त आपको ढूंढना ना पड़े। तो ये सारी चीज अगर आपके पास मुंह जबानी तैयार होगी तो आप किसी भी ऑडियंस को कभी भी अपने वश में कर सकते हैं। ठीक है, कभी कोई गलत शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना। गलत शब्दों का प्रयोग में किसी भी धार्मिक बाबतों के बारे में नहीं बोलना है, कोई जातिवाचक शब्द कभी भी नहीं बोलना है, किसी राजकारण का कोई भी राजनीति का कोई भी मुद्दा हो उसके बारे में हमें नहीं बोलना है। ठीक है, तो धर्म, राजनीति और जातिवाचक शब्द इन सब से हमें दूर रहना, क्योंकि जब हम मंच संचालन करते हैं ना तो ऑडियंस के लिए करते हैं, और ऑडियंस सब होती है। ऑडियंस में कुछ लोग अलग अलग धर्म से होंगे, अलग अलग जाति से होंगे, कुछ राजनीति वाले भी लोग भी हो सकते हैं। तो उनके बारे में अगर आप कुछ भी बोल जाते हैं तो उनको उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंच सकती है। और जब हम ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं ना तब हमें बहुत सोच विचार करके बोलना है, तो कोई भी गलत शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना। समझ में आ रहा है? चलिए, अब तक जो मैंने बात की उसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। जो मैंने अब तक बात की उसके बारे में आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल आपका है? सबको सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते सर हैं। हाँ जी बोलिए। सर जो ये शायरी वगैरह है तो ये टॉपिक से रिलेटेड बोलना है कि अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं? नहीं नहीं, टॉपिक के रिलेटेड ही होना। यानी अगर आप जा रहे हैं ना तो 400-500 लोगों का क्राउड है, ठीक है? अगर क्राउड में ज्यादातर युवा लोग हैं तो आपको ऐसी शायरी बोलनी है जो युवा लोगों को टच करे। आप किसी कॉलेज फंक्शन में गए हैं, वहां की शायरी अलग होगी। आप किसी वृद्धाश्रम में गए हैं, किसी समाज में गए हैं, तो वहां की शायरी अलग होगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले नो योर ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस में कौन है। उसके मुताबिक आपको आपकी शायरी, कहानी, मुक्तक ये सब कुछ तैयार करना। यस सर, थैंक यू। जब भी आपको एंकर बनना है ना तो एंकर के पास हमेशा एक डायरी होनी चाहिए, पूरी डायरी शायरी से भरी हुई, अलग अलग विषय के। दूसरी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें सुविचार हो, तीसरी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें बहुत सारी कहानी हो। आप सिर्फ उसके खोल के पहली लाइन पढ़े ना तो आपको शायरी याद आ जानी। तो ये सब आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं, कभी भी ऑडियंस बोर नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग या सौंदर्य कौशल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेज के ऊपर आप खड़े हैं, जितनी भी ऑडियंस है सिर्फ आपको देख रही है। तो सेल्फ ग्रूमिंग, सौंदर्य कौशल बहुत जरूरी है। इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जो नीचे बिंदु दिए गए हैं इन सब बिंदुओं के बारे में हमें बात करनी होगी। तो सबसे पहले अपने आप के बारे में जानें। तो आपको अपने आप के बारे में सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा आपके बारे में कौन जानता है? बताइए, कौन बता पाएगा? आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? सर सर हम खुद हाँ अपने राधा जी, एक हम मिनट, राधा जी सबसे पहले बोलो। सर सबसे पहले हम अपने बारे में स्वयं जानते हैं। सबसे पहले हम खुद जानते हैं हमारे बारे में। वेरी गुड राधा। जी सर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर यही था। तो सब, हाँ, सबसे जी पहले हम खुद हमारे बारे में जानते हैं। दूसरा कौन होता है जो हमारे बारे में हमारे बाद सबसे ज्यादा जानता है? सर हमारे माता पिता। फैमिली मेंबर्स, वेरी गुड। देन उसके बाद और सर फ्रेंड। फिर जहाँ से सर कनेक्ट रहते जैसे शिक्षक हुए सर,
और भी फ्रेंड्स जहाँ से हम जुड़े रहते हैं। वेरी गुड। तो सबसे ज्यादा हम हमारे बारे में जानते हैं, उसके बाद हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे बारे में जानते हैं, उसके बाद हमारे फ्रेंड्स हमारे। तो हमें उन लोगों से ही राय लेनी है कि मेरे सेल्फ ग्रूमिंग में या मेरे सौंदर्य कौशल में क्या क्या गलतियां हैं। ठीक है। तो सब लोगों को अपना अपने आप को तो सब बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। सबके लिए खुद बहुत ही फेवरेट होता है। तो सबसे फेवरेट मेरा कौन है? तो मैं खुद हूँ। ठीक है। आप सबके लिए भी ऐसा ही होगा। पर आपके बारे में असलियत जाननी हो तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को पूछिए। फैमिली मेंबर्स में भी माँ बाप के लिए तो सबसे अच्छा पूरी दुनिया में उसका खुद का बच्चा ही होता है। और भाई बहन के लिए मेरी भाई या बहनी होती है। इसलिए उसके बाद दोस्तों से पूछिए। दोस्त आपको बताएंगे कि आपके सौंदर्य कौशल के लिए क्या क्या जरूरी है। आपका शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, उसके मुताबिक आपको कपड़े पहनने। कौन से कपड़े आपको अच्छे लगेंगे? साड़ी आपको अच्छी लगेगी, सलवार कमीज अच्छा लगेगा, जीन्स टी शर्ट आपको अच्छा लगेगा, फ्रॉक अच्छा लगेगा, कौन सा नया फैशन आया है वो आपके ऊपर अच्छा लगेगा। तो वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगेगा, क्या लगेगा, वो आपके इर्द गिर्द के लोग यानी कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ही बता पाएंगे। तो उसके मुताबिक हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, कुछ बहुत पतले लोग होते हैं। ठीक है। तो वो लोग जींस टी शर्ट पहन लेते हैं। तो आपने देखा होगा जींस टी शर्ट में वो और ज्यादा पतले लगते हैं। ठीक है। तो उन्हें उनके अगर कोई अच्छे दोस्त हो, आप अगर उनके अच्छे दोस्त हैं तो आपको उनको बताना चाहिए कि ये कपड़े आपको सूट नहीं करते, आपको दूसरे कपड़े कपड़े यानी सलवार कमीज या फ्रॉक ऐसा कुछ पहनना। कुछ लोग बहुत पतले नहीं होते, थोड़े मोटे होते हैं। वो लोग अगर जीन्स पहन लेते हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो उनको भी हमें बताना पड़ेगा। तो हमारे दोस्तों के ऊपर या हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं वो बताने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उसी तरीके से हमारे ऊपर कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे ये पूछने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे दोस्तों से पूछिए, वो लोग बताएं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने आप के बारे में आप इस तरीके से जान सकते हैं। उसके बाद अपनी खुद की वैल्यू करें। कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें अपने आप, कभी भी नहीं। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत आप ही है, ऐसा आपको अपने माइंड के अंदर फिट करना। इतना कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अपनी वैल्यू अगर आप करेंगे तो ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अगर आपने अपनी खुद की वैल्यू नहीं की तो लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करने वाले। ठीक है। ये बात अपने माइंड में डाल ली। तीसरा है आत्मविश्वास यानी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको लगे कि मैं स्टेज पे जाऊंगा और इतना अच्छा बोलूंगा कि लोग मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे और आज का प्रोग्राम लोग मेरी वजह से बहुत ही खुश होकर देखने वाले हैं, बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद के बारे में सबसे पहले तो जाना, उसके मुताबिक सौंदर्य कौशल आपने कपड़े पहने, उसके मुताबिक अपने आप की आपने वैल्यू भी की। तो ये दोनों चीज आपने की तो आत्मविश्वास अपने आप से आपको आ जाएगा। उसके बाद व्यक्तित्व में विकास। जिस जैसे ही आत्मविश्वास आया आपके व्यक्तित्व में विकास आएगा। वो आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट डेवलप होता जाएगा। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे आपके व्यक्तित्व में विकास होता जाएगा। बातचीत का कौशल होना ही चाहिए। बातचीत का कौशल मैंने आपको पहले 3 सेशन में पढ़ाया ही है कि किस तरीके से आपको एक अच्छा वक्ता बनना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और आपके वीडियोस जो मैंने देखे हैं, जितने लोगों ने भी भेजे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। जितने लोग ने नहीं भेजे हैं उन लोगों को फिर से विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग वीडियो बनाना शुरू कीजिए। वरना क्या होगा कि ये जो 5-6 लोग वीडियो भेज रहे हैं ये अच्छे वक्ता बनेंगे और अच्छे वक्ता ही अच्छे एंकर बन सकते हैं। तो बाकी सब नहीं बनेंगे और फिर उनको पछतावा होगा कि मैंने क्यों हर रोज सिर्फ 1 घंटा नहीं दिया। तो ये आपके साथ ना हो।
इसलिए आप सबसे फिर से विनती करता हूँ कि प्लीज 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 आप सब काम करें, क्योंकि अगर आपको अपने अंदर अपना कौशल बढ़ाने की का इंटरेस्ट है तो ही हम लोग आपके अंदर इंटरेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, हम कितना भी आपको दे दे, कितना भी मैं यहाँ से देने की कोशिश करूं, पर आप लेना ही नहीं चाहते तो किस तरीके से आपको मिलेगा? वो नहीं मिल सकता। इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस 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 करनी है, वीडियोस बनाने हैं, ग्रुप में डालने हैं। कहाँ पे गलतियां होगी वो मैं आपको बताऊंगा, जब आप ग्रुप में डालते ही नहीं तो मैं किस तरीके से बताऊँ? ठीक है, चलिए। फिर सबसे अलग तरीके से रहना, आपने देखा होगा कि जो एंकर है ना वो नॉर्मल कपड़े नहीं पहनते। जो ऑडियंस है, जो स्टेज के ऊपर लोग आने वाले हैं उससे थोड़ा अलग हमें दिखना है, जिससे लोग हमारी एक अलग पहचान बनाए, एक अलग तरीके से हमको देखें। ठीक है, तो अलग तरीके से हमें रहना है जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं। तब ऐसा नहीं कि प्रोग्राम शुरू होने वाला हो उसके 10 मिनट पहले आप पहुंच गए और आपने सबसे मिल लिया, ऐसा कभी नहीं करना। आपको प्रोग्राम शुरू होने के आधे घंटे पहले पहुंच जाना, जब बहुत कम लोग आए हुए होंगे बैक स्टेज चले जाना है, स्टेज के पीछे आपको चले जाना है। ऑडियंस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आज का एंकर कौन है। आपको सबसे मिलना नहीं है पहले, मैं एंकर हूँ वैसी बात भी नहीं करनी है। आपको स्टेज के पीछे ही रहना है। जब प्रोग्राम का अनाउंसमेंट शुरू करें तब स्टेज के पीछे से अनाउंस करते हुए आपको आगे आना है और सबको चौंका देना है। तब आपकी वैल्यू होगी, तब लोग सरप्राइज होंगे, तब लोगों को ज्यादा मजा आएगा। प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आप सबसे मिल लिए, सबको पता चल गया कि यही है एंकर, तो वो इतना आपसे नहीं जुड़ पाएंगे जो आप सरप्राइजिंगली उनको जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे अलग इसलिए रहना है। उसके बाद अपने आप के बारे में जानकारी लें। जैसे मैंने बोला ना कि अपने आप के बारे में जाने, उसी तरीके से अपने आप के बारे में जानकारी लेना है प्रोग्राम के बाद। ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, जो मैनेजमेंट है उन्होंने आपको बुलाया, ऑडियंस में नए नए लोग हैं, उसमें से कोई ना कोई आपको जानता होगा। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए कैसा लगा प्रोग्राम, मेरी एंकरिंग कैसी लगी। तो वो लोग आपको फीडबैक देंगे। ज्यादातर लोग ऐसा कहेंगे कि बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पर जो लोग आपके फ्रेंड है ना नजदीक के, उनसे आप पूछ सकते हैं कि और मैं क्या करूं कि मेरा एंकरिंग इससे भी अच्छा, ज्यादा अच्छा लगे। तो वो लोग आपको कुछ ना कुछ आइडिया देंगे। तो एज अ ऑडियंस जब आपको नए आइडियाज मिलेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि किस जगह पे आप अभी भी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है आपको। तो वो अगर मेहनत करने की जरूरत कहाँ पे है वो अगर आपको पता चल गया और उस तरीके से आपने मेहनत शुरू कर दी तो आप बहुत ही अच्छे एंकर बने। ठीक है, चलिए। फिर स्वस्थ रहना और भोजन का ध्यान रखना। स्वस्थ रहना इसलिए कि मान लो एक हफ्ते के बाद आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है एज एंकर, तो उसके लिए आपको स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना है। और बीमार ना हो इसका ध्यान रखने के लिए आपको भोजन का ध्यान रखना है। बाहर जाके बाहर का कुछ आपने अगर खा लिया, आपकी तबीयत बिगड़ गई, तो बिगड़ी हुई तबीयत के साथ, मन में चिंता के साथ एंकरिंग करने के लिए गए तो एंकरिंग भी बिगड़ेगा, पूरा प्रोग्राम भी बिगड़ जाएगा और दूसरी बार आपको कोई बुलाएगा। इसलिए जब हमारा प्रोग्राम नजदीक हो तब खाने में बहुत ध्यान रखना है। घर का ही सात्विक खाना खाना है, जिससे आप बीमार ना हो और आप तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, जिससे आप अच्छी तरीके से प्रोग्राम दे पाए। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी अपने आप से प्यार करना। हमेशा आप ही अपने आप के फेवरेट होने चाहिए। सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में अपने आप से ही कीजिए, तो ही आप अपने आप को सेल्फ ग्रूम कर सकेंगे, अपने आप का सौंदर्य कौशल कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक है, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने अपने आप से बहुत प्यार किया है तो आपको, आप हमेशा अपने खुद के बारे में सोचेंगे कि ऐसा क्या करूं कि मैं और भी आकर्षक दिखूं, और ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे आकर्षित हो। ठीक है, तो आज की शुरुआत से अब तक जितना भी मैंने बोला उसमें कोई क्वेश्चन है आपको? मैं इसलिए बीच बीच में आपको बुलवाना चाहता हूँ
कि अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझे बताइए, तो मैं सामने तुरंत ही जवाब दे सकूं, तो आपके माइंड में ये सारी चीजें फिट हो जाए। ये सारी चीजें फिट करना बहुत जरूरी है। ये अगर एक बार फिट हो गए ना, बहुत अच्छे एंकर बनने वाले हैं आप। चलिए बताइए, कोई सवाल किसी का भी? सर, चलिए ठीक है। व्यक्तित्व में हाँ, विकास के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए व्यक्तित्व में विकास वाला पॉइंट है ना ये, व्यक्तित्व पर्सनालिटी विकास। डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला, पर हाँ, व्यक्तित्व में विकास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पूरा सेशन है, पर फिर भी मैं अभी बात कर लेता हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एज अ जेंट्स, लेडीज के बारे में बात करूंगा। पर अभिषेक जी ने पूछा है तो पहले उनसे बात करूंगा। एज अ जेंट्स, हमारे बाल जो है एकदम कम होने चाहिए, यानी बनाए हुए होने चाहिए ठीक से। उसके बाद अगर हम दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं, तो टोटल साफ कर देना है उसको, एकदम नीट एंड क्लीन। और अगर आप दाढ़ी और मूछ रखते हैं, तो उसको एकदम ट्रिम और डिजाइनर रखना। कहीं से भी ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी उसमें वाइट बाल थोड़े थोड़े हैं, थोड़े ब्लैक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको वाइट रखनी है पूरी वाइट रखिए, अगर ब्लैक रखना है पूरा ब्लैक। ठीक है, एकदम ट्रिम करके रखिए। कपड़े जो आप पहन रहे हैं, जरूरी नहीं कि ब्रांडिंग वाले कपड़े ही चाहिए, अच्छे कपड़े ब्रांड के ही चाहिए, ऐसा नहीं है। साफ सुथरे इस्त्री वाले कपड़े आपने पहने हैं, बेस्ट है, कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं। बहुत महंगी घड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, कोई भी घड़ी हो आप पहन सकते हैं। ध्यान इतना रखना है कि घड़ी का जो बेल्ट है वो जिस कलर का है, उसी कलर का आपको ट्राउजर यानी पैंट पहनना है, उसी कलर का आपको जूता पहनना है। समझ में आया? दूसरा, जो आपने सॉक्स पहने हैं यानी मोजे, उसी कलर का आपको बेल्ट पहनना है। समझ में आ रहा है? आपका जी सर। बेल्ट और मोजे एक ही कलर के होने चाहिए। हाँ। आपके जो घड़ी है उसका बेल्ट, आपका ट्राउजर और आपके जूते हाँ। एक कलर के होने चाहिए। ठीक है? अगर आप अ, कोई डॉक्टर्स के मीटिंग्स में जाते हैं, कोई सीए की मीटिंग में जाते हैं, बराबर, तो वहां पे आपको कोटी या ब्लेजर पहनना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी समाज के फंक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ कुर्ता पैजामा पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अपने स्कूल के कोई प्रोग्राम में हैं, तो पैंट शर्ट पहनिए, स्त्री टाइट, वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये सेल्फ ग्रूमिंग है। लेडी के लिए सेल्फ ग्रूमिंग क्या है? तो लेडी के लिए अपने जो बाल है एकदम कॉम्ब होने चाहिए, मस्त बनाए हुए। अगर आपको टाइम मिले तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से बाल बनाते हैं डिजाइनर, वो आप हेयर स्टाइल करवा सकते हैं। आईब्रोज जो है एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मेकअप जो है माइल्ड मेकअप होना चाहिए, बहुत ज्यादा मेकअप कुछ औरतें करती हैं, अच्छा नहीं लगता है। एकदम माइल्ड मेकअप होना चाहिए। माइल्ड लिपस्टिक होनी चाहिए। लिपस्टिक इसलिए क्योंकि जब आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलेंगे, तो लोग आपके लिप मूवमेंट देखेंगे। तो लिप मूवमेंट जब होते हैं ना, तब अगर आपने माइल्ड लिपस्टिक की हुई होगी, तो लोगों को अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो वो जरूरी है। कपड़ों में अगर किसी समाज का फंक्शन है, तो आप साड़ी पहनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई कॉरपोरेट इवेंट है, तो वहां पे आप ब्लेजर पहन सकते हैं। ब्लेजर नहीं तो आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, अगर आपको अलाउड है वहां पे। अगर अलाउड नहीं है, तो आप सलवार कमीज भी पहन सकते हैं, वो भी एक डिसेंट अच्छा लगता है। और अगर वहां पे साड़ी अलाउड है कॉर्पोरेट इवेंट में, तो आप साड़ी भी पहन के जा सकते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे कलर जो है, कलर जो पहनते हैं आप, वो लाइट कलर जितने भी होंगे तो अच्छा लगेगा।
और शादी वगैरह कोई फंक्शन है तो उसमें डार्क कलर पहन सकते हैं आप। पर उसके अलावा का कोई फंक्शन है तो जितने लाइट कलर होंगे उतना अच्छा आप निखर के आएंगे। ठीक है। तो ये होता है लेडी के लिए और जेंट्स के लिए मैंने बताया। और किसी को सेल्फ ग्रूमिंग में कोई सवाल है? सर हाँ जी सर बताइए। सर हाँ जी बताइए। अपने से प्यार करो। अपने आप से प्यार करो यानी क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ। हम सबको सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करना। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने आप को निखारेंगे, तभी आप सोचेंगे कि ये साड़ी मेरे पे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है। तभी आप अपने आप को ग्रूम करने का सोचेंगे, तभी आप अपने आप को आगे बढ़ाने का सोचेंगे। अगर आपको खुद से प्यार नहीं है तो जिससे प्यार है ना उसके बारे में सोचेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को आगे लाने के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों को आगे लाने के बारे में सोचेंगे, पर उस सोच में हम अपने आप को भूल जाते हैं। जब हम हमारे फैमिली मेंबर्स को आगे लाने की सोचते हैं, उसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्यार अपने आप को करो, तभी आप सौंदर्य कौशल में आगे बढ़ पाएंगे, सेल्फ ग्रूमिंग कर पाएंगे, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आप नियत कार्य जो मैंने दिया ना वो कर पाएंगे। तो जो लोग नियत कार्य अभी करके भेज रहे हैं ना वो खुद से प्यार करते हैं इसलिए भेज रहे हैं। बाकी जो नहीं भेज रहे हैं उनको लगता है कि भेजे या नहीं भेजे सब एक ही बात है, भेजने का क्या मतलब है, सर तो कुछ बोलते नहीं है। और जैन शिक्षा समृद्धि में से भी हमें कोई पेनल्टी नहीं हो रही है, तो किस लिए हम बनाए? ऐसी सोच है कुछ लोगों की, तो ये सोच निकाल दीजिए प्लीज। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है जब आप नियत कार्य करके नहीं भेजते हैं, आपके वीडियो नहीं आते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क आपको पड़ता है, क्योंकि जितनी कम प्रैक्टिस होगी ना उतना ही देर से आप अच्छे वक्ता बनेंगे। और हमारे पास 6 अलग अलग सेशंस है, उसमें से आज चौथा है, तो आधे से ज्यादा मंजिल हमारी कट चुकी है। आज के बाद दूसरे 2 ही सेशन होंगे और उसमें भी एंकरिंग और डिबेट की बात है। तो फिर से आपको मंच संचालन अभी मैं सिखा रहा हूँ, तो फिर से अच्छी तरीके से किस तरीके से बोले, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, इसके बारे में ज्यादातर बात नहीं होगी। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा वक्ता बनता है। समझ रहे? चलिए। तो अभी मैं जानना चाहूंगा कुछ नए बहाने आपके। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं भेजे हैं ना, चलिए वो लोग आ जाइए और बहाने पेश कीजिए। सबसे पहले कौन बताएगा क्यों नहीं भेजा वीडियो? मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता कि हाँ आप बताइए आप बताइए। आप खुद से ही आइए और बताइए कि आपने क्यों वीडियो नहीं भेजा। सर पिछले हफ्ते का मुझे पता नहीं था कि उसमें एक ही विषय पर इतने सारे वीडियो बनाकर भेजने हैं, इसलिए नहीं भेज पाए। सरोज जी मैंने ग्रुप में भी डाला था, लिख के डाला था कि आपको इस तरीके से वीडियो, एक ही विषय के 3 वीडियो बनाते हैं। इसलिए ग्रुप में भी जो मैसेज आए ना उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी। ठीक है। चलिए और चलिए ये एक पहला सुन लिया हमने, दूसरा बहाना कौन देगा? सर मैंने तो सारे डाले हुए हैं, बस एक दिन आपसे लेट हो तो गई थी। आपसे तो मैंने पूछा भी नहीं है। जिन लोगों ने नहीं नहीं। भेजा, प्रांजल जी ने भेजे हैं, आशा जी ने भेजे हैं, भारती जी ने भेजे हैं और शोभा जी ने भेजे हैं। और कोई रह गए? यस पल्लवी सर। जी ने भेजे हैं। सर मैंने भेजे हैं सर। खुशबू जी सॉरी हाँ, सर आपने भी सर भेजी है। सर कल का नहीं भेजा क्योंकि मोबाइल सर ने डला था, इसलिए कल का नहीं भेज पाई, इसलिए माफी चाहती हूँ सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। माफी मुझसे मत मांगिए, अपने आप से प्यार कीजिए,
अपने आप से माफी मांगिए कि कल का मैं क्यों नहीं भेज पाया। और जिन्होंने नहीं भेजा, एक भी नहीं भेजा, वो लोग प्लीज आगे आए। मैं आपका नाम बोलूं उसके पहले आप आ जाए, बताइए क्यों नहीं भेजा। नहीं सर मजा आता है। मैंने हाँ सर रीना जी मैंने भी प्लीज। नहीं भेजी, क्योंकि मैं मायके आ गई हूँ, तो फ्रेंड्स वगैरह और जो मेहमान हैं वो आ गए थे, तो उसकी वजह से नहीं भेज पाई है। नहीं, फ्रेंड्स मेहमान भले आ गए पर उनसे शर्म आती है आपको। नहीं सर, टाइम नहीं मिला उनके साथ खाने का टाइम मिला था। खाना। खाने का जी टाइम सर, मिला था, तो फिर इसका भी टाइम मिल ही जाता खाना तो है। खाया वो था मिनट का बहुत ही सारा। वीडियो। उसमें क्या है, सुनिए। एक एक रूम का घर तो नहीं है ना, एक से ज्यादा रूम है ना घर में। तो दोस्त वगैरह, मेहमान वगैरह अगर आ जाते हैं तो वो लोग एक रूम में है, उनसे हमने बातचीत कर ली, सब कुछ कर लिया। 2-5 मिनट का वक्त निकाल के दूसरे रूम में आ जाइए, वीडियो बनाइए, पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए और कोई। चलिए, नो प्रॉब्लम। जिन लोगों ने बनाया है उनसे बात करते हैं। आपने जब पहला वीडियो डाला, उसके बाद मैंने आपको कुछ मैसेज किए थे कि ये चीजें आपको सुधारनी है। तो उसके बाद वो सुधारने के बाद आपने दूसरा वीडियो डाला। ठीक है, तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो क्या फर्क लगा आपको, कौन बताए। कौन बताएगा, बताइए। खुशबू जी बताइए आप। जी सर, जो हमने पहला वीडियो बनाया था सर, उसमें सर जो हमारी गलतियां थी कि हमें टॉपिक भी हम बोल दिया था हमने कि क्या क्या बोल रहे हैं, और भी सर आपने बताया था कि थोड़ी पोज जो हो जाते थे इधर उधर, वो भी मिस्टेक थी थोड़ी, मतलब एक साथ बोलना था पूरा। फिर सेकंड वीडियो में सर पूरा मतलब हमने खुद से सुधार किए हैं, फिर आपने मतलब नहीं दिया था फीडबैक। लेकिन सर जो हमने सुधार किए तो उससे हमें ये समझ में आया, जितना समय हम मतलब 2 मिनट का तो समय ही मिलता है, जितना हम मतलब आधा मिनट तो हम सर उस इंट्रोडक्शन मतलब उसमें निकाल देते हैं। अगर उसकी जगह अपने टॉपिक को ही रखें तो सर ज्यादा बेहतर रहता है, और समझ में भी आता है कि किस बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड। इसलिए मैंने सैंडविच फॉर्मूला आपको सिखाया है। अगर आप वीडियो बनाते समय पहले आपका नाम बोलेंगे, उसके बाद आज अ, आप कहाँ पे जॉब करते हैं वो बोलेंगे, उसके बाद अगर आपने विषय का नाम बोल दिया, तो क्या होगा, 2 मिनट के अंदर 30 सेकंड तो इसमें ही निकल जाएंगे। तो आपके जी पास सर। रहा 1.5 मिनट, तो उस 1.5 मिनट में आप पूरा न्याय नहीं दे पाए। इसलिए जी, आपको अपना नाम, कहाँ पे आप जॉब एक बात करते हैं भी वो पूरी नहीं हो पाती। कुछ नहीं बोलना। डायरेक्ट आपको सीधा विषय के ऊपर बात करनी है। ठीक है, जी, जी सर। वेरी गुड। तो आप में वो सुधार आ चुका है, इसलिए जी, मैंने जी फीडबैक सर। नहीं दिया। चलिए, यस। और कोई, कौन बताएगा। सर ना, भारती जी बोलिए, भारती नापित जी। सर जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें पंखे की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी और हैंड मूवमेंट भी नहीं हो रहा था, तो फिर आपने सजेस्ट किया कि मतलब फैन को ऑफ कर दो और हैंड मूवमेंट ज्यादा रखना है, तो फिर सेकंड वीडियो में सुधार किया है सर। वेरी गुड। तो वो सेकंड वाला वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। हाँ सर, पहले से तो काफी बेहतर है, वेरी मतलब गुड, जो मिस्टेक हुई थी वो उसमें नहीं आई है। वेरी गुड। अगर आपका फैन चालू होगा तो वो फैन का आवाज बहुत आएगा। दूसरा, जो सबके अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ थी, वो एक कॉमन तकलीफ थी, वो थी कि आपने जो मोबाइल रखा है ना वीडियो लेने के लिए, वो ठीक जगह पे नहीं रखते। आपको रखना है अपने सिर के एग्जैक्ट सामने, और थोड़ा पीछे आपको खड़ा रहना है मोबाइल से। जितना दूर खड़े रहेंगे उतना ज्यादा आप दिखेंगे। अपर बेल्ट बॉडी पूरी दिखनी चाहिए, तभी आपके हैंड मूवमेंट हमें दिखेंगे। ठीक है। अगर अब अभी देखो, भारती जैन जी जो बैठी है ना, वहां से उन्होंने मोबाइल नीचे रखा है, तो उनको नीचे देखना पड़ रहा है, तो उनकी आंखें हमें बंद ही दिख रही।
कि उनकी आंखें अभी बंद है। उसकी जगह आप खुशबू जी को देखिए, खुशबू जी ने थोड़ा ऊपर मोबाइल रखा है तो उनकी आंखें खुली हुई दिख रही है। ठीक है। सेम रीना जैन जी का वीडियो आप देख रहे होंगे तो उनका मोबाइल नीचे है तो उनकी आंखें भी बंद होना इस तरीके से हमें दिख रही है। अनुजा जी का देखिए, अनुजा जी की आंखें पूरी खुली दिख रही है क्योंकि उन्होंने मोबाइल सामने रखा। प्रांजल जी ने भी सामने रखा। तो उस तरीके से आपको मोबाइल अपने एग्जैक्ट सामने रखना है जिससे अपर बेल्ट बॉडी पूरी दिखे और आप जो हैंड जेस्चर पोस्चर कर रहे हैं ना वो वीडियो में दिखे। समझ में आया? तो ये बहुत जरूरी है। वीडियो में सबसे ज्यादा जरूरी है उसको मोबाइल को रखने की पोजीशन, देन लाइट आपकी चेहरे पे आनी चाहिए, आवाज दूसरी कोई नहीं आनी चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए, आप जो बोल रहे हैं उसी की आवाज आनी चाहिए। ठीक है। ये अगर अच्छा होगा ना तो 57% काम तो यही करता है। आपका बॉडी लैंग्वेज 57% काम करता है। जो आप डेटा बोल रहे हैं ना, जो चीज बोल रहे हैं वो सिर्फ 7% है। कितना? ओनली 7%। हम क्या करते हैं, जो हम बोलने वाले हैं ना उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो सिर्फ 7% है। और हमारा बॉडी लैंग्वेज 57% है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना। समझ में आ रहा है? तो अब से आज मैं एक नया विषय दूंगा आपको, उनमें आपको पता है क्या करना है। और आज का जो विषय होगा उसके ऊपर आपको जो बोलना होगा वो विषय होगा एंकरिंग। समझ में आ रहा है? मैं आपको मान लो विषय दे रहा हूँ कि, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी ये विषय नहीं है आपका, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप समूह लग्न हो रहा है, समूह लग्न में आप गए हैं एंकरिंग का, तो आपको एंकरिंग का एक वीडियो बना के भेजना है जो 5 मिनट का। तो 5 मिनट का एंकरिंग का एक वीडियो बना के आपको भेजना है और उसके साथ आपको उसका पूरा एजेंडा बना के, तो एजेंडा का फोटो निकाल के ग्रुप में डाल। तो आज से आपका ऐसा नियत कार्य आना शुरू है। समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से आपको पूरा एजेंडा बनाना है कागज में, उसका फोटो निकाल के डालना है और 5 मिनट का वीडियो भेजना है जिसमें आप उस एजेंडा के मुताबिक प्रोग्राम को चला रहे हैं। वैसे आपको वीडियो बना के भेजना है। किसी को कोई सवाल है इसमें? सर टॉपिक नहीं का है ना? नेम क्या बोला? सॉरी, टॉपिक का नेम क्या बोला आपने एंकरिंग के लिए? टॉपिक का नाम वो तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो टॉपिक है नहीं आपका। जो टॉपिक होगा वो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ अभी, ये खत्म होने के ठीक। बाद हमारा। ठीक है। और कोई सवाल है किसी का? सर समझ में आ रहा एजेंडा है अब के तक? मैंने सर एजेंडा कैसे बनाना है? एजेंडा सिखाया तो सही, फिर अच्छा से वो बताता हूँ। मतलब नहीं वो बॉडी लैंग्वेज वगैरह बॉडी लैंग्वेज वगैरह तो जो मैंने आपको ईपीएस में सिखाया था ना, वही बॉडी लैंग्वेज आपका होना चाहिए। ठीक है। बॉडी लैंग्वेज उसके अलावा कुछ नहीं। पर आपको एजेंडा बनाना है। मान लो कि समूह लग्न है, सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह के प्रोग्राम में आप गए हैं, तो एजेंडा किस तरीके से बनाएंगे? जी सर बनवा देंगे। मुख्य अतिथि का स्वागत, ईश्वर वंदना, दीप प्रज्वलन, ये 3 चीजें कॉमन है। ठीक है। ये 3 चीजें कॉमन करनी है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। और मान लीजिए 10 जोड़ों की शादी है तो उन 10 जोड़ों के नाम आपके साथ पास होने चाहिए। किस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है वो सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। वो आपको एज्यूम करना है। ठीक है। अभी तो क्योंकि कोई ऐसा मैनेजमेंट तो है नहीं जो आपको देगा पूरा कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा करना है। चलिए वो भी मैं दे देता हूँ। जब मैं ग्रुप में मैसेज में डालूंगा तब मैं ये सारी चीजें भी डालूंगा कि इस तरीके से आपको एजेंडा मिला, तो वो भी आप अच्छी तरीके से उसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर।
कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसी है जो ईपीएस से, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग से कुछ अलग इसमें होनी चाहिए, कुछ ज्यादा इसमें होनी चाहिए एंकर में। ठीक है, एक तो सबसे पहला पॉइंट जो है, तो सबसे पहला बिंदु है, वो है बेफिक्र एवं गलत अंदाज में नहीं चलना चाहिए। जब आप स्टेज के ऊपर चलते हैं तब चलने का अंदाज जो है वो भी लोग देख रहे हैं। एकदम कॉन्फिडेंस के अंदर चलना है, सिर को एकदम सीधा रखना है, कंधों को ऊपर रखना है, और रीढ़ की हड्डी जो है एकदम सीधी रखनी है, जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखे। और जितना अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, कि आपने जो भी तैयारियां की है ना बहुत अच्छे तरीके से आप बोल पाए। ठीक है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना है। बढ़ा चढ़ाकर यानी बहुत ही ज्यादा नहीं बोलना है किसी के बारे में, कि भैया मान लो आप अपने स्कूल का कोई फंक्शन है, वहां पे कोई शिक्षक के बारे में बोल रहे हैं, तो शिक्षक के बारे में इतना ज्यादा ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है जो वो नहीं है। ठीक है, हाँ, अ, कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उन्हें भी अच्छा लगे, लोगों को सुनने में अच्छा लगे। पर इतना बड़ा आप चढ़ा देंगे कि भाई चाणक्य जैसे हमारे शिक्षक हैं, उस तरीके से कुछ आपने अगर डाल दिया तो ऑडियंस जो है उसमें बच्चे हैं, बाकी सहकर्मी भी है, उन लोगों को भी पता है कि ये शिक्षक इस तरीके के हैं, और उनके बारे में आपने कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बोल दिया तो ऑडियंस हंसने लगेगी, तो आपसे वो कनेक्ट छूट जाए। तो ज्यादा बड़ा चढ़ा कर भी पेश नहीं करना, बार बार घड़ी को कभी नहीं देखना। अगर आप बार बार घड़ी को देखेंगे तो क्या होगा, ऑडियंस आपको देख रही है, ऑडियंस भी अपनी घड़ी को देखेगी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस के अंदर जो लोग बैठे हैं ना, उन लोगों को भी कोई ना कोई काम है, वो भी ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद उनके दूसरे 2-3 काम है जो खत्म करके घर जाना। तो अगर आप घड़ी देखेंगे ना तो उनको भी ध्यान आएगा समय के बारे में, वो भी घड़ी देखना शुरू करेंगे। अगर ज्यादा समय लग रहा है तो वो प्रोग्राम छोड़ के निकल जाएंगे। ऑडियंस में से अगर एक एक करके लोग खड़े होने लगे तो एज ए एंकर आपको अपने कॉन्फिडेंस में कमी आने लगेगी और आप अच्छे तरीके से प्रोग्राम नहीं देख पाए। इसलिए बार बार घड़ी को देखना नहीं। अगला बिंदु, खुद को दूसरों से अलग कर लेना, जो मैंने पहले आपको बताया। कितने भी अच्छे दोस्त हैं ऑडियंस के अंदर, आपको बहुत इच्छा होगी उनसे जाके मिल लूं, उनको बोल दूं कि आज एंकरिंग मैं करने वाला हूँ या मैं करने वाली हूँ, आप कहीं जाना मत, आप देखना। ऐसा बहुत आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी घूमेंगी, पर ये कभी करना नहीं है। खुद को उनसे अलग करना है, पहले आ जाना है, बैक स्टेज चले जाना है, और उसके बाद सरप्राइजिंगली आपको आना है, जिससे लोग ज्यादा प्रभावित हों। ठीक है, बातचीत के क्रम में अपने हाव भाव को नोटिस करना है। बातचीत का जो क्रम यानी कि जो एजेंडा आपने बनाया है उसमें आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपके बात करने का तरीका लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो उनके हाव भाव से आपको पता चलेगा। ठीक है, और आप किस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो सामने वाले के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा। यानी कि अपने हाव भाव को आपको नोटिस करना है। अगर उसमें आपको लग रहा है कि मैं जो अभी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे ऑडियंस नेगेटिव ले रही है, तो आपको बॉडी लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं उसमें सुधार लाना है। और आपको लगता है कि हाँ, ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हो रही है, ये बॉडी लैंग्वेज एकदम कंप्लीट जा रहा है, तो उसको आपको कंटिन्यू करना। ठीक है, हद से ज्यादा सर हिलाना भी गलत है। कुछ एंकर आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे सर हिलाते हैं ऑडियंस को अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, पर ये अच्छा नहीं लगता। बहुत ज्यादा सर हिलाने की जरूरत नहीं। जहां आपको लगे, जहां आपकी बात को एकदम ठोस तरीके से आपको रखना है, और ऑडियंस के अंदर आई कांटेक्ट की जगह आई कांटेक्ट हो जाता है किसी एक बंदे की तरफ या एक आदमी की तरफ, आपका आई कांटेक्ट हो जाता है, तब आपको ऐसे सिर नीचे करने की या हिलाने की जरूरत होती है। बाकी आप ज्यादा सर मत हिलाइए, वो एक गलत मैसेज जाता है। ठीक है, बार बार बाल ठीक करना भी गलत माना जाता है। जेंट्स में ये कम होता है,
पर लेडीज में ये ज्यादा होता है। जब आप स्टेज के ऊपर है तो ऐसा ऐसा बहुत होता है, ये करने की जरूरत नहीं होती है। जेंट्स में भी बहुत, अगर अनिल कपूर जैसे बाल है आपके तो ऐसे ऐसे आप करेंगे, वो भी करना गलत माना जाए। तो बार बार बालों को ठीक करना सही नहीं है। इसीलिए आपको पहले से अपने हेयर फॉर्म करने हैं, यानी कि बाल इस तरीके से बनाना है जो बाल आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना। फिर आंखें मिलाइए, घूरे नहीं। फिर से आया आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट कीजिए, आई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, किसी को घूरना नहीं। आपकी आंखों से किसी को डर नहीं लगना चाहिए। आप जब उनसे उनके सामने देखते हैं तो उनके फेस पे भी स्माइल आनी चाहिए, आपके आपके फेस पे भी स्माइल होनी चाहिए, तभी उनके फेस पर स्माइल आएगी। आपके आंखों में उनके लिए प्यार दिखना चाहिए, ऑडियंस के लिए। ठीक है, ना कि गुस्सा। फिर आंखें गोल गोल ना घूमें। कुछ लोग आंखें गोल गोल घुमाते हैं, क्यों? कि अगर आप स्टेज के ऊपर है और आप जो बोल रहे हैं ना, तो आपके पास तैयारी नहीं है, तैयारी की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, तब आप आंखों को गोल घुमाएंगे। सोचेंगे ना तो इस तरीके से आपकी आंख ऊपर जाएगी, फिर इस तरीके से जाएंगी, फिर आप नीचे देखेंगे। इस तरीके से अगर जब आप करते हैं तब आपकी आंखें ऐसे घूमती है, तब ऑडियंस मार्क कर लेती है कि इसके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, ये कुछ भूला है या भूली है, अब मजा नहीं आएगा, तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आंखें गोल गोल ना घूमे, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अगर की हुई होगी तो आप आई कांटेक्ट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। खुश रहे, चेहरे पे ताजगी बनाए रहे। अगर आप खुश हैं, आपके फेस पे स्माइल है, तो फ्रेशनेस यानी ताजगी आपके फेस पे दिखेगी ही दिखेगी। पर अगर आप किसी चिंता में हैं और नकली स्माइल आप दे रहे हैं, तो आपके फेस पे चमक नहीं दिखेगी, ताजगी नहीं दिखेगी, वो चिंता ही दिखेगी। इसलिए कोई भी प्रोग्राम में जाने से पहले सारी चिंताएं घर पे छोड़ के उसका कुछ हल निकाल के उसके बाद ही प्रोग्राम देने के लिए हमें जाना है। ठीक है, बेफिक्र होके हाथ ना मिलाएं। किसी से भी जब हाथ मिलाते हैं तो सभी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं, बेफिक्र होके कभी हाथ ना मिलाएं। जब आप एज अ एंकर स्टेज के ऊपर है तब की बात है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप हाथ मिला सकते हैं सबसे, पर जब आप स्टेज के ऊपर हैं, तब स्टेज के ऊपर किसी को आपने बुलाया तो उनसे हाथ मिलाने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया? चलिए, मुट्ठी को बांधना, यानी स्टेज के ऊपर जब है तब ऐसे लॉक नहीं होना है, ऐसे लॉक नहीं होना है। मुट्ठी ऐसे बंद हो जाती है तो बंद ही बंद रहती है पूरे साथ। एक हाथ में माइक होता है, दूसरा हाथ ऐसे बंद हो गया तो पूरा प्रोग्राम जब तक खत्म नहीं होगा ना तब तक ऐसे दोनों हाथ ऐसे ही, ऐसा भी नहीं होगा। मूर्ति को बांध के रखना नहीं है। माइक को भी एक हाथ से दूसरे हाथ में थोड़ी थोड़ी देर बाद, 3-4 मिनट के बाद उसको घुमाना जरूरी है। एक ही हाथ में माइक रख के भी आपको काम नहीं करना। ठीक है, बात करते समय किसी से बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जाना। ये सारी चीजें लिख के रखना बहुत जरूरी है आपको। बात करते समय किसी से भी ज्यादा क्लोज नहीं जाना है, चाहे फिर वो लड़की हो या लड़का। आपके बहुत अच्छे दोस्त हो, आपके चाहने वाले, आपको जानने वाले हो, कोई भी हो, एज ए एंकर जब आप स्टेज के ऊपर खड़े हैं और किसी को स्टेज के ऊपर बुलाते हैं तो किसी से भी ज्यादा क्लोज नहीं जाना है। एक अंतर उनके और आपके बीच में होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। अब फिर से मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि अब तक जो भी आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में सिखाया, उसमें कोई क्वेश्चन है आपको? कोई भी पूछ सकता है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी बॉडी लैंग्वेज में कोई सवाल हो तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। सब कुछ स्मूथली जा रहा है ना? सर 5 नंबर का पॉइंट, 5 नंबर का पॉइंट देखिए। बातचीत में अपने हाव भाव को नोटिस करें। ओके, बातचीत के क्रम में अपने हाव भाव को नोटिस करें, यानी जब आप बातचीत कर रहे हैं ना ऑडियंस के साथ, तो आपके जो हाव भाव है वो देख के ऑडियंस कैसा फील कर रही है, वो ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज देख के आपको पता लगेगा।
ऑडियंस अगर खुश हो रही है, स्माइल दे रही है, तो आपका जो हाव भाव है यानी कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसको आप कंटिन्यू रखिए। पर ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो रही है, कुछ लोग मोबाइल में घुस गए हैं, कुछ लोग अंदर अंदर बातें करना कुछ ने शुरू कर दिया है, तो आपको अपने हाव भाव में सुधार लाना होगा, बदलना होगा उससे, जिससे ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाए। ठीक है। आप अगर पूरी आपके एजेंडा के मुताबिक चल रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो कोई शायरी, कोई कहानी, कोई मुक्तक, कुछ ना कुछ आपको लाना है जिससे ऑडियंस वापस कनेक्ट कर जाए। समझ में आ गया? यही है बातचीत के क्रम में अपने हाव भाव को नोटिस करना। सर जैसे और आपने बताया आई कांटेक्ट वाला, तो जाते हैं तो सब कुछ याद तो होता नहीं है, और उसको अगर डायरी से पढ़ते हैं तो फिर आई कांटेक्ट तो हो नहीं पाता पूरी तरह से, तो क्या करें फिर? देखिए, अ, दो प्रकार के हमारे एंकरिंग होता है। एक होता है एमओसी, एमओसी में आई कांटेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है स्टेज। स्टेज के ऊपर जब हम जाते हैं ना, तब भी हमारे पास चीट होते हैं, चीट, ओनली चीट। हमें पूरी स्क्रिप्ट लेके नहीं पढ़ना है। जब आप एंकरिंग कर रहे हैं ना ऑन स्टेज, तब हमें पूरी स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं रखनी है। हमारे पास कुछ कार्ड्स होंगे, जिन कार्ड्स के अंदर पूरा एजेंडा लिखा हुआ होगा, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी मान लो 8 अलग अलग प्रोग्राम है, तो आपको 8 कार्ड बनाने। ठीक है। 8 कार्ड क्रम से रखने हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इस तरीके से आपको अपने हाथ में रखने, अपनी हथेली में आ जाए उतने ही कार्ड होंगे। ठीक है। जब आपको कोई शायरी, कोई कहानी कुछ बोलना है, तो शायरी जहां से शुरू होती है ना, उसकी पहली पंक्ति ही सिर्फ आपको लिखनी है, तो पूरी शायरी आपको याद आ जानी चाहिए। कहानी अगर आपको बोलनी है, तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, सॉरी, हाँ, कहानी कहाँ से शुरू होती है, वही एक लाइन आपको लिखनी है, तो पूरी कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद जब आप कोई मुक्तक बोलते हैं, तो मुक्तक की शुरुआत, ठीक है, और एजेंडा के मुताबिक अगर आपको काम करना है, तो दीप प्रज्वलन, तो वहां पे सिर्फ लिखा होगा दीप प्रज्वलन, और किस किस को बुलाना है तो उनके नाम लिखे होंगे। समझ में आ गया? तो सिर्फ उतना ही आपको ऐसे देखना है, उसके बाद सारा आपको ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करके बोलना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, पढ़ के नहीं बोलना है। पढ़ के सिर्फ एमओसी बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ सेरेमनी, जो टेबल और कुर्सी के ऊपर बैठा है। पर अगर आप ऑन स्टेज एंकर बनना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कार्ड लेके जाना पड़ेगा। पूरा स्क्रिप्ट लेके आप स्टेज पे नहीं जा सकते। समझ में आ गया? और सर, जी सर, जैसे सर आपने बताया ड्रेस सेंस, तो ड्रेस में हाँ, क्या रहता है, जैसे स्कूल में कुछ कार्यक्रम चल रहा है तो उसकी सभी की एक सी ड्रेस रहती है, फिर उसमें अलग से कैसे अपन उसमें निकाल लाए? अगर आपके स्कूल का प्रोग्राम है और वहां पे अगर आपको अलाउ करते हैं एज ए एंकर अलग कपड़े पहन के आने का, तो आप जो भी आपके यूनिफॉर्म है उससे अलग कलर की साड़ी पहन के जा सकते हैं, तो आप उनसे अलग हो। ठीक है। पर अगर आपको अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर जो उन लोगों ने पहना है उसी तरीके के कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे। हाँ, आप माइल्ड मेकअप और हेयर स्टाइल से उनसे अलग दिख सकते जी सर। हैं। और किसी का कोई सवाल? चलिए, बहुत बढ़िया, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नियत कार्य। ये नियत कार्य जब मैं देखता हूँ ना, तब मुझे दुख होता है कि क्यों आप लोग नियत कार्य नहीं करते। अभी जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अगले शनिवार जब हम मिलेंगे तब तक का नियत कार्य नहीं करने वाले? जो नहीं करने वाले प्लीज हाथ ऊपर कर दीजिए, तो मैं आशा ना रखूं उनसे। किसी ने हाथ, मतलब ये है कि आप सब लोग नियत कार्य करने वाले। ठीक है। तो जितने लोग नियत कार्य करने वाले, प्लीज प्लीज अपना
राइट हैंड ऊपर कीजिए। ओके, ओके। खुशबू जी, हाँ। दीपाली जैन जी, हाथ ऊपर कीजिए, वेरी गुड। पल्लवी जी ने लेफ्ट हैंड ऊपर किया है, इसलिए वो नहीं करेंगे। राइट राइट हैंड। रीना जी आप कीजिए, मेहमान चले नहीं गए अभी। राइट हैंड, लेफ्ट किया है आपने। रीना जी राइट हैंड कीजिए। आप खुद डिसाइड। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं विश्वास करता हूँ आप सबके ऊपर कि आप सब लोग नियत कार्य करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जो भी मैं विषय भेजूंगा उसके साथ एजेंडा भी भेजूंगा। उस एजेंडा के मुताबिक 5 मिनट का वीडियो बनाना है। और पूरा एजेंडा जो मैंने आपको एजेंडे का सिर्फ आइडिया भेजूंगा, उसके मुताबिक आपको एजेंडा बना के मुझे भेजना है, फोटो निकाल के ग्रुप के। समझ में आ गया सबको? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते। सर हाँ जी बोलिए। सर एक किसी टॉपिक पे आप वीडियो बना के बता दीजिए कैसे करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग करेंगे। समझ में नहीं आता कि कैसे करना है इसलिए। चल भेज दूंगा, चल। और कुछ? जो नियत कार्य करते नहीं करवाते हैं। चलिए, और कोई? अभी मुझे ये बताइए कि पिछले हफ्ते मैंने जो 2 विषय दिए थे आप, कौन कौन से थे? कौन बताएगा? बताइए प्रांजल जी। राजनीति और समाज, अटल जी एक हाँ? पुरुष। आवाज नहीं आई। राजनीति और समाज, अटल जी एक युग पुरुष। योग पुरुष। ठीक है। तो इन दोनों विषयों में कौन सा विषय है जिसमें आपको वीडियो बनाने में मजा आए? पल्लवी एक जी योग आप कुछ पुरुष। बोले नहीं आज। प्रांजल सर जी आप तो बोले हैं। अटल जी महापुरुष। हाँ हाँ हाँ, मुझे पल्लवी जी की आवाज सुननी है, उनसे थोड़ी बात करनी है। पल्लवी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ। जी सर, मुझे राजनीति और सामाजिक के बारे में वीडियो बनाने में अच्छा लगा, क्योंकि अटल जी के बारे में तो अपन जो जो बोल सकते थे वो बोल दिया था एक ही बार में, लेकिन इसमें 3 वीडियो बनानी थी। तो किसी में उनका महत्व बताया, किसी का उनका इतिहास बताया, और किसी में उनके बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इस वजह से मुझे ये सेकंड पॉइंट अच्छा लगा था। तो आपका जो ये सफर रहा ना पिछले हफ्ते का, जिसमें आपने वीडियोस बना के भेजे, और उस वीडियो को बनाने के लिए बहुत अलग अलग साइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, सभी जगह से आपने डेटा कलेक्ट किए होंगे, ठीक है। तो वो आपका अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मतलब मैं साइंस से हूँ, तो मुझे तो राजनीति और सामाजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने सबसे पहले गूगल से कविताएं, शायरी मुझे आती नहीं थी। आपके थ्रू कम से कम शायरी पढ़ना लिखना, ये वाले टॉपिक में जानकारी ली हमने। फिर इसी के टॉपिक में हमने 2-3 कम से कम कहानियां पढ़ी, जो हमें लगा हमें अच्छी लगेगी, तभी तो दूसरों को अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद हमने थोड़ा 1-1 मिनट के बोलने के लिए कुछ हमने अपने मन से भी बोल दिया उसी के टॉप, और कुछ हमने अलग अलग लिखा पहले, फिर मतलब मैच ना हो जाए जिससे। फिर हमने भी लिखा, फिर आप वीडियो बनाए। सर हमने लेट भेजी है, क्योंकि हम अभी बिजी रहते हैं थोड़े, लेकिन फिर भी हमने भेज दी थी बना के, हमें भेजना था। बहुत बढ़िया। तो आप साइंस से है, आपका ये स्ट्रीम नहीं है, फिर भी आपने ये सब कुछ किया, शायरी और कहानी ढूंढने की कोशिश भी की। तो अभी आपके पास कुछ शायरियां भी इकट्ठा हो गई होगी, कुछ कहानियां भी इकट्ठा हो गई होगी। तो इन सारी शायरी और कहानियों का एक डायरी बनाना आप सब लोग, जिससे आप जब एंकरिंग करने जाए ना, या फिर कहीं पे आपको वक्तृत्व स्पर्धा में जाना पड़े,
तो वहां पे आपको ये बहुत काम आने वाली है ये सारी चीज। मेरे पास भी बहुत सारे शायरियों की डायरीज हैं जो मैंने खुद बनाई है, कहानियों की डायरीज है जो मैंने लिखी हुई है। तो ये सारी चीजें बहुत काम आती है जब हम कहीं पे जाते हैं एज अ एंकर या एज अ स्पीकर। ठीक है, चलिए। और कौन बनाए बताएगा अपना अनुभव? शोभा जी, आप आज बहुत कम बोले हैं, आप बताइए अपना अनुभव पिछले हफ्ते का, कैसा रहा सफर? सर अच्छा रहा। पहले तो जो आज जब तक आपने फीडबैक नहीं किया था तो तब तक तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद आपने बताया कि कहाँ क्या गलती हो रही है, तो हम तरफ से पूरी कोशिश की उनको सुधारने की। तो ज्यादा तो नहीं सुधरा है अभी, लेकिन थोड़ी बहुत सुधार उसमें आया है। वो चिंता छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा सुधार भी जो आ रहा है ना, वो थोड़ा थोड़ा होके बहुत बड़ा होने वाला है। बूंद बूंद से समंदर बनता है, पर जो काम करता है उसका समंदर बनता है। जो नहीं करता, जो बूंद बूंद नहीं डालता, वहां पे सूखा पड़ता है। ठीक है, तो हमें काम करना है। और कौन बता पाएगा? चलिए बताइए, और कौन बताएगा? आवाज आ रही है मेरी? भारती जैन जी, बताइए आप। सर मुझे अटल जी के ऊपर का टॉपिक अच्छा लगा, क्योंकि उनमें मतलब मैंने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था उनके बारे में, तो मतलब बहुत सारी जगह से जानकारी इकट्ठा की, उनके बारे में बोला। हाँ बोलिए। जी, और मुझे मतलब अच्छा लगा। अभी जो मेरे अंदर कमियां थी आपने बताई कि बैठ के वीडियो नहीं बनाना है, और भी बहुत सारी चीजें कि आपका मतलब फेस पे स्माइल नहीं थी, आई कांटेक्ट नहीं था। मैंने कोशिश की है सुधारने की, अब आगे और भी कोशिश करूंगी। वेरी गुड। जब आप बैठ के बनाते हैं ना वीडियो, तब क्या होता है, वो बॉडी लैंग्वेज में वो मजा आता ही नहीं, आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाएंगे अगर बैठ के बनाते हैं। बैठ के आप कुछ बोलना और खड़े होके वही शब्द दोहराना, तो आपको ज्यादा जी कॉन्फिडेंस कहाँ पे फील होता है, आप खुद देख लेना। ठीक है, जी सर, तो आप मतलब देखना। अंदर आया मुझे समझ में। हाँ, आप देखना, लोकसभा में, संसद सभा में, या कहीं पे भी कोई बड़ी सभा हो, तब जब हमें हमारी बात रखनी होती है ना, तब हम खड़े होके बोलते हैं। कोई बैठ के नहीं बोलने वाला आपको कम दिखेगा। जो मेन स्पीकर होता है ना, जो सभापति, वही सिर्फ बैठा हुआ होता है क्योंकि उसे कंक्लूजन देना है। पर जो लोगों को अपनी बात रखनी है, वो हमेशा खड़े होके बोलेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है, और तभी लोग आपके अंदर कॉन्फिडेंस को फील करेंगे और आपसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। भारती नापित जी, आप बताइए। सर स्टार्टिंग की वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक हुई थी, पर जैसा आपने बताया है तो फिर मैंने सुधार किया है। और राजनीति तो हमें मतलब पसंद ही नहीं थी, लेकिन फिर आपने टॉपिक दिया तो फिर हमने उसके बारे में जानकारी ली और पहले उसको लिखा, फिर वीडियो बनाने की कोशिश की। राजनीति में क्योंकि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था हमें। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, पर उसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी होती है। हाँ ठीक है। सर, तो मतलब इंटरनेट से, सोशल मीडिया के द्वारा फिर इंफॉर्मेशन हाँ, ली, जो बनाया उसका। इंफॉर्मेशन जितनी बन सके उतनी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, वो इंफॉर्मेशन है। ठीक। ओके। अगर आप एंकर बनते हैं ना अच्छे, तो आपको पता है एंकर, एक एंकर है, वो कितने रुपए कमा सकता है? नहीं पता। एंकर इतने रुपए कमा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपका पूरा साल का जो सैलरी है ना, पूरे साल का सैलरी, वो एंकर
सिर्फ 1 महीने के अंदर 4 प्रोग्राम करेगा ना, पूरे साल का सैलरी वो कमा के लाएगा। इतना ज्यादा पोटेंशियल है एंकरिंग के अंदर, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। मैंने जब शुरुआत की थी ना एंकरिंग की, तो पहला प्रोग्राम सिर्फ 2,000 रुपये में किया था। पहला प्रोग्राम सिर्फ 2,000 रुपये में किया था। आज मैं जितना चाहूँ उतना पैसा ले सकता हूँ और लोग देने के लिए तैयार होते हैं। कॉरपोरेट कंपनीज इतनी सारी है बाजार में, जो आप मांगोगे उतना पैसा देगा, पर एंकरिंग आपको बहुत अच्छी करनी है। लोगों को यानी कि ऑडियंस को स्टेज के ऊपर जो कार्यक्रम हो रहा है ना, उससे उसके बीच की कड़ी जो आपको बनना है, वो इस तरीके से मजबूत कड़ी बनना है कि ऑडियंस को एकदम कनेक्ट रखना है। अगर आपने वो 1-2 बार भी कर लिया ना, तो आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं। जितनी ऑडियंस है ना, वो ऑडियंस कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, तो वो लोग ही आपको आगे बुलाते रहेंगे और आप बहुत ही अच्छा अर्निंग भी कर पाएंगे। और एक बार आपका अर्निंग शुरू हो गया, आप फेमस हो जाएंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, लोग पहचानने लगेंगे। ठीक है। तो अगर आप अच्छे वक्ता बन जाते हैं, एक बार अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, लोग आपको वैसे ही लीडर मानने लगते हैं। उनका कोई भी काम हो तो वो आपको बताएंगे कि आप ये मेरा काम है, वो दूसरों के सामने रखो तो लोग समझेंगे। तो अगर आप अच्छे वक्ता बन गए तो अच्छे एंकर भी बन पाओगे, और अच्छे एंकर बन गए तो आप जितना चाहो उतना कमा भी पाओगे। तो आज से जो आपका नियत कार्य शुरू हो रहा है ना, उसको बहुत ही सीरियसनेस के साथ आपको बनाना। ठीक है। चलिए, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? आशा जी? सर सर हाँ, नेक्स्ट कौन है? वीक हाँ, काम भारती जी शुरू, बोलिए। शायद सॉरी, लेट भी होता वीडियो बनाने में। लेट हो जाता है ना? हाँ सर, एग्जाम है अब नेक्स्ट वीक से, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। कोशिश लेट होगा करेंगे। उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर आना चाहिए वो जरूरी है। हाँ सर, कोशिश करेंगे कि टाइम से भेज दें। अगर कभी कभार लेट हो गया तो फिर लेट सॉरी हो सर। जाए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आना चाहिए वो जरूरी है। ठीक है। सर ओके। आशा जी बताइए, आपका अनुभव क्या रहा जी सर। पिछले हफ्ते? सर, आपने जो टॉपिक दिए थे राजनीति और समाज, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी कम थी। उसकी जानकारी ली मैंने, फिर आप वीडियो बनाकर भेजा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। थैंक यू सर। वेरी गुड। देखिए, आशा जी को सीखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो विषय दिए जा रहे हैं ना, उसके बारे में वो नेट पे सर्च करती है। वो इंटरनल एक्सटर्नल सभी चीज़ें यूज करते हैं और वो वीडियो बनाते हैं, इसलिए उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका वो विषय ही नहीं है, ऐसा विषय मैंने दे दिया और आप सोचते हैं कि ये तो मेरा विषय नहीं है, इसके बारे में मैं क्यों बनाऊं, चलो एक बार नहीं भेजूंगी चलेगा, तो आपको वो जानने को नहीं मिलेगा। दुनिया में जितने भी विषय हैं, उन सब के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहता है? सर, हाँ जी, बोलिए। राजनीति और समाज हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि हम समाज में रहते हैं और राजनीति हमारे चारों तरफ रहती है। तो सर, इसके लिए मैंने कहीं से ना यूट्यूब से ढूंढा ना गूगल से, अपने मन से बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर मैं बोल नहीं पाई। सर, मुझे बहुत अच्छा लगा समाज और राजनीति टॉपिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेल्फ अवेयरनेस होना, यानी कि अपना खुद का एक्सपीरियंस होना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक जी हमें सर, खुद को बिल्कुल जितना सही। एक्सपीरियंस है ना, उसके बारे में हम लिख सके, बोल सके, वो करो। उसके बाद अगर जी आपको सर। लगता है कि और डेटा मुझे चाहिए, तो फिर उसको सर्च करो। ठीक है। जी। चलिए, और कोई? अनुजा जी, आप तो कुछ बोले ही नहीं आज, कुछ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। मुझे अटल जी वाला टॉपिक ज्यादा अच्छा लगा, और राजनीति के बारे में, राजनीति में इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन
वो भी ठीक लगा। अटल जी का टॉपिक इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उनकी जो शायरी रहती है, अटल जी खुद एक अच्छे वक्ता थे, इसलिए उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। और इसी बेस पर मैंने अपने वीडियोस भी बनाए हैं। उनके कुछ मोटिवेटिव पोएम्स ऐड किए थे उसमें। और अब मैं वीडियो बनाते टाइम खड़े होकर बनाती हूँ, बैकग्राउंड का ध्यान रखती हूँ और ट्राइपॉड का यूज करती हूँ। वेरी गुड, चलिए बहुत बेहतरीन। तो आप सब लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, वो दिख रहा है। जितना ज़्यादा वीडियो बना के भेजेंगे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। मैं एक डेमो वीडियो आपको भेजूंगा, आपको एजेंडा किस तरीके से बनाना है उसका एक छोटा सा आइडिया मिल जाए, उसके लिए एक डेमो भेजूंगा। आपको क्या करना है, पूरा एजेंडा बनाना है उसके ऊपर से, और 5 मिनट का वीडियो बना के जिस तरीके से आप एंकरिंग कर रहे हैं उस तरीके से आपको भेजना है। समझ में आ गया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सबने बहुत ध्यान से आज पूरा सेमिनार, पूरा वेबिनार अटेंड किया है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बातें भी की मेरे साथ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। नीरज जी, सादर आमंत्रित करता हूँ आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी ईपीएस ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि हम अभी क्षमा चाहते हैं कि काफ़ी दिनों से हम अपने प्रशिक्षणार्थियों से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं झारखंड में हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी परियोजना चलती है उसके संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे थे, आज ही उसका समापन हुआ है। तो ज़्यादा तो मैं आज के सत्र में नहीं जुड़ पाया, लेकिन इतना हम जरूर समझ पाए हैं कि आप सभी कहीं ना कहीं एक सही दिशा में या एक ट्रैक पर आप लोग आ चुके हैं, कि जहां आपको अपनी प्रस्तुति देनी है, और प्रस्तुति देने के पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और जब आप वीडियो बना के शेयर करेंगे तो किस प्रकार से आपको वीडियो बनानी है, या किसी के सामने अपनी बात रखनी है तो किस प्रकार से हम अपनी बात रखें। तो जो भी बिंदु हैं वो आज के आपके प्रस्तुतिकरण के सेशन से हम समझ पाए हैं कि हम एक सही दिशा में चल रहे हैं। बस जरूरी है तो हमें थोड़ा स्पीड पकड़ने की। तो पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत जल्द स्पीड पकड़ेंगे, और चूंकि समय हो चला है, हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। पूरी पंच परमेश्वर भगवान की जय। जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय हो उपदेश दिया। वो दिवीर जन हर ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। इन्हीं मंगल पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आपके मंगल दिवस की कामना के साथ एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।